हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 15 नीलकंठ पाठ पढ़ेंगे। पाठ 15 नीलकंठ। नीलकंठ एक रेखा चित्र है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। इसमें लेखिका ने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम का सजीव वर्णन किया है। नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखाजोखा इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शकरगंज से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगारी खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अब उस दिन एक अतिथि को, यानी जो लेखिका है वो एक अतिथि यानी कि मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर वो लौट रहे थे कि उनको चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया रास्ते में ही। तो उन्होंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया, यानी कि जहाँ पर वो दुकान थी वहाँ पर उनको चलने का आदेश दिया। अब बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर ड्राइवर को रुकने का संकेत दे दिया और जैसे ही वो वहाँ पर गए, उनके बोलने से पहले ही बड़े मियाँ ने कहना आरंभ कर दिया कि आपने मोर के, पिछली बार जब आए थे तो आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। तो चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है, तो आप इसे पाल लें। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। अब जो बड़े मियाँ थे वो बड़े मियाँ के भाषण की जो तूफान मेल है का कोई निश्चित स्टेशन नहीं था, यानी कि जो वो बोलना शुरू करते थे तो वो बोलते ही रहते थे। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं पर क्या मान लिया जाता था? उनका स्टेशन मान लिया जाता था। अब जो महादेवी वर्मा है वो इस तथ्य से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उनको बीच में ही रोककर पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ? तो बड़े मियाँ ने उसका संकेत देते हुए उन्होंने कहा और उनकी दृष्टि एक छोटे से पिंजरे तक पहुँची, एक तार के जड़े छोटे से पिंजरे तक पहुँची और उसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे और पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के समान लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है।
अब लेखिका निरीक्षण कर रही थी, वो पिंजरे की तरफ देख रही थी और बड़े मियाँ के भाषण में चली जा रही थी, यानी वो बोलते ही जा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के कितने पैसे लिए हैं, कितने रुपए लिए हैं? 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा कि भाई अभी तो ये बहुत ही छोटे हैं और इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर मुझे उसे देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने, यानी कि जब लेखिका ने वो छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो क्या हो गया, पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के बाद मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिड़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब घर पहुंचने पर सब लेखिका को कहने लगे कि ये तो तीतर है, मोर नहीं है। मोर कहकर तुम्हें ठग लिया गया है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। पहले लेखिका ने उसको अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखवा दिया, दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में उन्होंने सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखे। तो वो कभी मेज के नीचे घुस जाते, तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में लुका छुपी से थक कर उन्होंने क्या किया, जो रद्दी के कागज़ की टोकरी को उन्होंने अपने नया बसेरा बना दिया। 2-4 दिन वो इसी प्रकार इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। और कभी वो लेखिका की मेज पर, कभी कुर्सी पर, तो कभी उनके सिर के ऊपर आविर्भूत होने लगते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी कि मेरी बिल्ली, उनकी जो बिल्ली थी वो इन नवांगुतों को पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, पर यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गिरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जर के लिए असह्य कही जाएगी। अब खिड़कियों में जाली लगी थी और दरवाज़ा लेखिका को निरंतर बंद रखना पड़ता था, क्योंकि उनकी जो बिल्ली थी चित्रा, उसे इस 9 आंगुतों का पता लगा सकती थी। तो चित्रा इन मोर और मोरनी का वो पता लगा सकती थी और यह अनुमान करना कठिन ही है। वैसे वो चूहे पर भी आक्रमण नहीं करती थी, परंतु ये तो 2 सर्वथा मतलब अपरिचित पक्षियों की चेष्टा का प्रश्न था। इसलिए
उन्हें दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था और ये दोनों मेरी मेज को यानी लेखिका के मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति जो चित्रा जैसी जो अभिमानी मार्जरी जो बिल्ली है उसके लिए यह असही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवांगतों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नात ना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरा चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। अब लेखिका को ऐसा लगा कि उनका जो कमरा था वो कमरा किस में बदलने लगा, चिड़ियाखाने में बदलने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया जो क्या था, जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। अब जैसे ही उनको जाली घर में पहुंचाया तो सब उसका निरीक्षण करने लगे। जैसे लक्का कबूतर वो नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुतरगू करने लगा। बड़े खरगोश भी गंभीर भाव से उसका निरीक्षण करने लगा। खरगोश भी चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और तोता जो था वो भली भांति उनको देखने के लिए क्या कर रहा था, एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। तो उस दिन ऐसा लगा जैसे लेखिका के चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। यानी धीरे धीरे जो मोर के जो बच्चे थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे। मोर के सिर के कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। यहाँ पर जैसे मोर और मोरनी धीरे धीरे जो बढ़ते गए उसका वर्णन यहाँ पर लेखिका ने किया है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी कि नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान रहने के कारण जो मोरनी थी उसका नाम क्या रखा गया, राधा रखा गया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की
और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। यानी यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि उन्हें खुद को भी ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर का जितने भी जीव जंतु थे उनका सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। वो सारे खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता और वहाँ पर घूम घूम कर मानो वो सबके रखवाली करता रहता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वो चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तक्रदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसके लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअल सा खेलते रहते थे। यानी खरगोश के छोटे बच्चों को वो चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तक्रदन न करने लगते उन्हें ऐसे ही ऊपर लटकाए रखता था। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। यानी ऐसी स्थिति में एक सांप जाली घर के भीतर पहुंच गया और सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, पर केवल एक शिशु खरगोश था। वो शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। तो बच्चों, नीलकंठ पाठ का आज हम इतना ही देखेंगे। इस पाठ का जो आगे का हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।